युवक को बचाने के लिए बुजुर्ग का बेड लेने से इनकार, 3 दिनों बाद स्वयं की मृत्यु शीर्षक से प्रकाशित खबर पढ़कर रति बुदबुदाई। मैं ही तो हूँ वह महिला जिसने अस्पताल में फूट फूट कर रोना शुरू किया था। उसे सब समझते देर न लगी। रति के पति विशाल 2 दिनों से सिर में दर्द व थकावट की शिकायत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद नींद पूरी नहीं हुई है, आराम कीजिए, आप सारे दिन लैपटॉप में आंखें गड़ाए काम भी तो करते हैं। रति के कहने पर विशाल ने सिरदर्द की दवा ली और दूसरे कमरे में जाकर सो गए। रति मन ही मन चिंतित थी कि इन्हें तो आराम करने को कह रही हूँ, पर कहीं इन्हें उफ, मैं भी न क्या फालतू की बात सोचने लगी हूँ। अगले दिन विशाल को बुखार भी चढ़ने लगा था। विशाल, यह लो थर्मामीटर, अपने शरीर का तापमान देखो तो। रति ने मास्क पहनकर उसे थर्मामीटर थमाया। तापमान 100 डिग्री था। विशाल ने स्वयं ही पास के डॉक्टर को फोन किया और अपनी स्थिति बताई। लग तो कोरोना के लक्षण ही रहे हैं। यूं करिए, आप अस्पताल जाकर सीटी स्कैन करवा लीजिए। कुछ ब्लड टेस्ट भी व्हाट्सएप पर बता देती हूँ, आप जाकर करवा लीजिए और फिर रिपोर्ट मुझे दिखाएं। घर में मानो भूचाल सा आ गया था। विशाल के पृथकवास यानी आइसोलेशन के लिए उसकी पत्नी ने अलग कमरा तैयार कर दिया था। सभी टेस्ट हुए, रक्त की जांच भी करवा ली गई थी और आज रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखकर कोरोना का संक्रमण होने की पुष्टि कर दी थी। रति के हाथ पैर फूल गए थे। विशाल की शारीरिक स्थिति से अधिक मानसिक स्थिति खराब थी। एक कमरे में बंद हर पल यही विचार मन में आता कि यदि मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, उनकी शिक्षा के लिए कैसे इंतजाम करेगी अकेली रति। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसी महामारी यह सोचने पर विवश कर देगी। वैसे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ली हुई है मैंने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। कुछ म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पर रति को तो फाइनेंस की कुछ जानकारी ही नहीं। कभी दोनों ने साथ बैठकर यह सब चर्चा तो की ही नहीं। सोचते सोचते उसका जी घबराने लगा था, कलेजा मानो हलक तक आ गया था। रहा न गया तो रति को फोन किया। फोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन रति ने फोन न उठाया तो वह कमरे के दरवाजे तक आकर रति को आवाजें देने लगा था। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चालू थीं, सो उसकी आवाज किसी ने न सुनी। हताश होकर वह फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। शरीर टूट रहा था और उसका धीरज भी छूट रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने झट से फोन उठाया, देखा रति की कॉल थी। कहिए क्या चाहिए? आपने फोन किया था। दरअसल रात में फोन साइलेंट मोड में कर देती हूँ न, सुबह नॉर्मल करने का ध्यान ही नहीं आया, इसलिए आपके कॉल की घंटी नहीं सुनाई दी थी पहले। अब नॉर्मल किया तो देखा कि आपकी मिस्ड कॉल थी। कुछ नहीं चाहिए रति, बस मन थोड़ा घबरा रहा है। तुम फ्री हो तो कुछ बातें तुमसे करना चाहता हूँ, उसके पति ने घबराए स्वर में ने कहा। देखो, यदि मुझे कुछ हो जाए। उफ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रति ने विशाल की बात काटी। क्या करूं, मजबूर पिता हूं मैं। कल को मैं न रहूं तो तुम्हें व बच्चों को कोई परेशानी न हो, इसलिए कुछ बातें तुमसे साझा करना चाहता हूं। अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही खबरों के अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं, दवाइयों की मुश्किल, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई कम पड़ रही है, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं। इसलिए फिक्रमंद हूँ। पहले आप नकारात्मकता को स्वयं से दूर कीजिए, सब अच्छा ही होगा। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। रति ने उसे ढार से बंधाया। तुम ठीक ही कहती हो, पर क्या करूं, मन में बहुत बुरे भाव आ रहे हैं। अस्पतालों में लाशों के ढेर, भयावह मंजर आंखों के सामने बार बार घूम घूम कर आता है तो तुम्हारी और बच्चों की फिक्र होती है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें जो जानकारी दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो।
विशाल ने रति को अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी और कहा कि सभी फाइलें पढ़कर अपने पास संभाल कर रख लो। ऐसा करो, तुम फाइलें लेकर बैठो, मैं वीडियो कॉल करता हूँ और तुम्हें फाइलों के अंदर की सामग्री की जानकारी देता जाता हूँ। रति फाइलें लेकर बैठ गई थी और विशाल उसे वीडियो कॉल की मार्फत जानकारी दे रहा था। सारी जानकारी देकर उसने अंत में रति से कहा, सुनो, यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम विधवा के लिबास में न रहना। विशाल, ऐसा मत कहो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा यह सब सुनना, रति ने खींच कर कहा। क्या करूं रति, बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया था, अपनी माँ को विधवा के लिबास में देखा। न जाने कितने ही धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के समय माँ सबसे अलग बैठी रहती। स्वयं नौकरी कर मुझे पाला पोसा, बड़े दुख के दिन देखे माँ ने, इसीलिए डरता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बुरे विचार मन में मत लाओ वरना मैं रो पड़ूंगी। अगले ही पल दोनों वीडियो कॉल पर आमने सामने बैठकर नाश्ता खा रहे थे। रति की आंखें आंसुओं से भरी थीं और विशाल के माथे पर चिंता की रेखाएं। एक एक दिन कर 7 दिन बीत चुके थे। विशाल की दवाइयां चालू थीं, लेकिन स्वास्थ्य में खास सुधार नहीं आ रहा था। रति की मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। कभी अपने बच्चों की तरफ देखती तो कभी कमरे में कोरोना पीड़ित पति को बंद दरवाजे के अंदर। लेकिन उसे स्वयं को तो हिम्मत रखनी ही होगी न, घर में और कोई है भी तो नहीं संभालने वाला। आज फिर उसने डॉक्टर को विशाल की सारी स्थिति से वाकिफ करवाया। डॉक्टर, मेरे पति विशाल को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? बोलते बोलते उसका गला भर आया था। आप उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कीजिए और हिम्मत रखिए। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर उन्हें अस्पताल का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में कौन भला उसे अस्पताल लेकर जाए? एम्बुलेंस की सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सुविधाएं खूब कोशिश करने पर भी उसे मिली नहीं। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। विंग के बाहर एम्बुलेंस के सायरन तो खूब सुनाई देते हैं, पर सबकी सब तेज गति से अस्पतालों की तरफ रुख करती हुई दौड़ती चली जाती हैं। वह घर से बाहर सड़क पर आकर खड़ी हो गई। आती जाती कारों, एम्बुलेंस, टैक्सी को हाथ दिखाती पर कोई न रुकता। कोई थमता भी तो कोरोना मरीज को ले जाने को तैयार न होता। अंत में एक ऑटो रिक्शा वाले के सामने वह गिड़गिड़ाई, कृपया कर मुझ पर तरस खाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको सैनिटाइजर भी दे दूंगी, उससे आप रिक्शा सैनिटाइज कर लेना, भाड़ा भी आप जो बोलें वह उचित, मुझ पर रहम करो। रिक्शा वाला उसके पति को अस्पताल ले जाने को राजी हो गया। शायद उसके घर में भी भूख पसरी हुई थी, क्योंकि ऑटो रिक्शा से आने जाने वाले लोगों की संख्या भी तो कोरोना के चलते कम हो गई थी। अस्पताल तक का सफर उसे मीलों लंबा लग रहा था। पति को अपनी गोद में पसारे ऑटो में बैठी उसकी रुलाई फूट रही थी। कब अस्पताल का बोर्ड दिखे, वह मन ही मन सोच रही थी। जैसे ही अस्पताल पहुंची, मुट्ठी में रखे भाड़े के रुपए, सैनिटाइजर देते हुए उसने उसे धन्यवाद भी दिया और अस्पताल के रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई। हाहाकार की आवाजों और कोरोना मरीजों के परिजनों के बीच से निकलते हुए वह काउंटर तक पहुंची। दिल की धड़कनें मानो थम सी गई थीं, पूरे बदन में गर्मी की लहर सी निरंतर दौड़ रही थी। हर तरफ रुदन क्रंदन के स्वर में सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, बेड चाहिए। उसने भी जोर से पुकारा, मेरे पति की हालत बहुत गंभीर है, एक बेड चाहिए। भला रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ कहाँ से बेड उपलब्ध करवाते? सॉरी सर, सॉरी मैम, कहते कहते उनका गला भी भारी हो चुका था। रोआ से चेहरों के बीच रति ऐसा एक चेहरा खोज रही थी जो इस भयावह समय में उसकी मदद कर सके, लेकिन हर शख्स, हर चेहरा हालात के हाथों मजबूर नजर आ रहा था। आखिरकार उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। वह अपने पति को बेंच पर बैठाकर स्वयं पास ही में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी।
कभी भी रिसेप्शन की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखती कि उसके पति के लिए कहीं से बेड का इंतजाम हो जाए। आसपास सभी तो कोरोना के मरीज एवं उनके परिजन थे। सामान्य मरीजों के लिए तो अस्पताल के दूसरे दरवाजे से दाखिल होने की व्यवस्था थी। तभी अचानक से रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ ने उसके पति का नाम पुकारा। वह दौड़कर वहां गई। आप के पति के लिए बेड की व्यवस्था हो गई है, आप कागजी कार्यवाही पूरी कीजिए और हम आपके पति को एडमिट कर देते हैं। मन में न जाने कितने सवाल एक साथ उठ खड़े हुए थे। यह कैसे संभव हो गया? किसने की बेड की व्यवस्था? कितना खर्च आएगा आदि। लेकिन मस्तिष्क को कागजी कार्यवाही की तरफ खींच लाए रति और मन ही मन धन्यवाद करने लगी कि जिसने भी यह व्यवस्था की वह सदा सुखी रहे। पति को अस्पताल में एडमिट करते ही उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। घर पर फोन किया और उन्हें सुखद संदेश दिया कि उनके पिता को बेड मिल गया है, फिक्र न करें, वह घर लौट रही है। सारी रात मन में पति के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए प्रकृति से विनती करती रही। बार बार मन में यह विचार भी आया कि बेड न मिलने की इतनी समस्या है, लोग जान पहचान निकालकर अस्पताल में बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। जिनके पास बहुत रुपए पैसे हैं वे भी किसी न किसी तरह परेशान हैं और व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसका तो कोई खैरख्वाह नहीं, न तो इतना रुपया पैसा और न ही कोई ऊंची पहुंच। मन ही मन अस्पताल के स्टाफ को धन्यवाद करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता न चला। 3 दिन कभी घर कभी अस्पताल के चक्कर लगाती वह बेहद थकान महसूस कर रही थी। स्वयं भी मन ही मन डर रही थी कि कहीं उसे भी संक्रमण न हो जाए। मास्क तो जैसे 3 दिन में उतारा ही नहीं, सिर्फ रात को सोते समय। 3 दिन में उतारा ही नहीं, सिर्फ रात को सोते समय उतारती। हाथों में सैनिटाइजर हर वक्त रहता। आज घर लौटकर सांझ ढले ही निढाल हो पलंग पर लेट गई और आंख लग गई। सुबह नियत समय पर नींद खुली, रसोई में आकर चाय दूध तैयार किया। अखबार उठाया तो मोटे अक्षरों में खबर की हेडलाइन देखकर उसकी आंखें भर आईं। युवक को बचाने के लिए बुजुर्ग का बेड लेने से इनकार, 3 दिनों बाद स्वयं की मृत्यु, पूरी खबर पड़ी। धीरे से बुदबुदाई, मैं ही तो हूँ वह महिला जिसने अस्पताल में फूट फूट कर रोना शुरू किया था। उसे समझते देर न लगी कि यही वे महान पुरुष हैं जिनके त्याग से उसके पति को बेड मिला। किन शब्दों में धन्यवाद करूं मैं आपका, भला एक पिता के सिवा इतना कौन किसी के लिए कर सकता है। मेरे पति को जीवन में सदैव पिता की कमी खली, पर आप भी तो पिता समान ही थे, वह मन ही मन बुदबुदाई। अस्पताल में स्वास्थ्य में सुधार पाते उसके पति को उसने पूरी घटना फोन पर बताई और कहा, जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते अनजाने भी होते हैं। क्यों समझिए कि वे पिताजी ही थे।